बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी द्वारा भाजपा पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर लोगों के वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के भी आरोप लगाए हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी सबके सामने हैं, लेकिन इन नतीजों को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने प्रदेश सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बहादुरगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी की ओर से सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग कर अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप अधिकारियों पर जानबूझकर लोगों के वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लगाए गए। लोग चुनाव के दिन मतदान करने के लिए भटकते रहे और इसीलिए बहादुरगढ़ में मतदान महज 59% हुआ है, क्योंकि लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने गए, लेकिन उनकी वोट किसी दूसरे मतदान केंद्र पर शिफ्ट की जा चुकी थी। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से वोटों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट कराया, चुनाव के दिन लोग भटकते रहे बूथों पर, लेकिन उनकी वोटें मिली नहीं। कम से कम 12-15 हज़ार के बीच में वोटों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करा दिया गया। जैसे इस साइड की 10, 11, 12 वार्ड की अगर वोट थी दाएं पार की, तो उनको शहर में कर दिया। फिर 4-6 वार्ड की वोट में गया था वहाँ सर्वे चुनाव वाले दिन, तो वहाँ एक आदमी मेरे से मिला, अंदर से आया, बेचारा दुखी होता हुआ कहने लगा, भाई इतनी दूर से आया, वोट मिली नहीं। 13 वार्ड में बता रहे हैं, वो 13 वार्ड में वोट डालने के लिए गया। नफे सिंह राठी का कहना है कि अधिकारियों पर बीजेपी की ओर से दबाव बनाया गया कि मतदान प्रक्रिया को धीमा किया जाए और शहर के लोगों का वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाए। और इसे धांधली बताकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। हम चुनाव आयोग को पत्र भी लिखेंगे और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस किस्म की हरकत की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनको सजा दें। इतना ही नहीं, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का कहना है कि अब इनेलो इस धांधली को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ताकि अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। करनाल में एक बार फिर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर CIA 2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ऐड कर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दिनों हरियाणा में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। ताजा मामला करनाल से सामने आया है, जहां सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने काबू किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 29,80,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। CIA 2 की टीम ने आरोपी कृष्ण चंद, अनिल कुमार, संजीव, शशिपाल, वीरेंद्र शर्मा को करनाल रोड कैथल से गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शशिपाल का दोस्त आरोपी संजीव पंचकुला में बिजली विभाग में नौकरी करता है, जिसने आगे आरोपी कृष्ण से संपर्क किया था। आरोपी कृष्ण का दोस्त आरोपी अनिल है और आरोपी अनिल का दोस्त आरोपी वीरेंद्र शर्मा है। मिली थी कि एक काफी लोग मिलके सरकारी नौकरियां लगवाने का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, नौकरी लगवाने का झांसा देते हैं, मोटी रकम लोगों से वसूलते हैं और बकायदा उनको ज्वाइनिंग लेटर्स भी देते हैं। तो हमने जब वो कंप्लेंट मिली, एसपी साहब से डिस्कस करके मुकदमा दर्ज करवाया थाना मधुबन में, और फिर हम एक बंदे को, उनको सबको राउंड अप किया, तो फिर आगे वो परतें खुलती चलेगी। सबसे पहले हमने इसको संजय को हमने राउंड अप किया था। संजय ने बताया कि एक संभालका का लड़का है शशि। CIA 2 की जांच का कहना है कि आरोपियों को अदालत में पेश करके 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी की रकम बरामद की जाएगी और अन्य मामलों में भी आरोपियों की संलिप्तता की जांच की जाएगी। पूछताछ के दौरान एक आदमी का और इन्होंने बताया कि ये जो संजीव है, ये चंडीगढ़ में पंचकुला में नौकरी करता है और वहीं इनके पास ही एक और ऑफिस है, वहाँ का एक लड़का है स्टेनो, जो BA के तौर पे काम करता है। उस स्टेनो के थ्रू इनको ये क्रिश्चियन मिला था, जो वाला है, उसी ने बताया था कि ये क्रिश्चियन जो उसके काम का नौकरी लगवाने का काम करता है। तो अभी उसको भी राउंड अप करना है, उसके भी पूछताछ करनी है। जो इन बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं वो वापस लेने हैं, और जो इन्होंने ये पैसे इस तरीके से ठगे हैं, क्योंकि सबने अब तो बता दिया कि उसके हिस्से में इतना है या उसके हिस्से में इतना है, वो सारा पैसा इनसे रिकवर भी करना है। फिलहाल इनका एक
साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसके पास से ओरिजिनल कागजात और पैसे बरामद करना बाकी है। देखना यह होगा कि पुलिस इस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और धोखाधड़ी के बढ़ रहे मामलों पर पुलिस कब तक लगाम लगा पाती है। झज्जर में बिजली विभाग के एक ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा 2 मजदूरों को झेलना पड़ा। यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि एक मजदूर की जान चली गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कभी कभी एक इंसान की लापरवाही दूसरों पर भारी पड़ जाती है, जिसका जीता जागता सबूत झज्जर से सामने आया। क्योंकि लापरवाही के चलते झज्जर में एक बिजली विभाग का ठेकेदार इस समय सवालों के घेरे में है। क्योंकि झज्जर में ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक मजदूर की जान चली गई। दरअसल 2 मजदूर पोल लगा रखे थे। इसी दौरान ही पोल के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से पोल में करंट आ गया, जिससे एक मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया, एक की जान चली गई। बताया जाता है हादसा यहाँ झज्जर सांपला मार्ग पर छोटे बाईपास पर हुआ। पुलिस का कहना है कि उक्त मार्ग पर बिजली की पोल लगाने का काम चल रहा है, जिसका ठेका राजेंद्र नामक ठेकेदार ने लिया था। ये मामला था, बिजली के पोल गिरने थे छोटा सांपला बाईपास और सुरुखपुर रोड पे 15 पोल बका रहे थे। राजेंद्र ठेकेदार है। राजेंद्र ठेकेदार ने 3 बंदे दिहाड़ी पे लिए, कृष्ण सनोफ बलवान, पप्पू सनोफ रामजीवन व जितेंद्र सनोफ शेर सिंह। जब वे लास्ट वाला पोल गाड़ रहे थे और हाइड्रा मशीन ने पोल को उठा रखा था और ये तीनों उस पोल को नीचे खड्डे की तरफ उसका रुख करने के लिए उसका हाथ लगाए हुए थे, तो उस पोल के ऊपर से बिजली की तार गई हुई थी, जो राजेंद्र ठेकेदार ने कहने के बावजूद भी बिजली की लाइन बंद नहीं करवाई। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि घायल मजदूर ने इस लापरवाही के लिए ठेकेदार राजेंद्र को जिम्मेवार ठहराया और उसके इस बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उसमें करंट आने के कारण जितेंद्र को और पप्पू को करंट लग गया। जितेंद्र को और पप्पू को एम्बुलेंस के माध्यम से जीएच झज्जर लेके आए। इसकी जितेंद्र की मौत हो गई और पप्पू का इलाज चल रहा है। कहाँ पे? यहाँ जीएच झज्जर में। और पप्पू के बयान पर राजेंद्र ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तफ्तीश जारी है। लापरवाही से जान जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मजदूर इस तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन ना तो विभाग और ना ही विभाग के उच्च अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ कर पा रहे हैं। अगर जान जाने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कई और परिवारों में भी मातम पसरेगा। चरखी दादरी जिले के एक गांव की परदादी, जो कि उड़न परी के नाम से मशहूर है, युवाओं के हौसले उनके आगे बोने साबित होते हैं। चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 105 वर्षीय रामबाई है, जिन्होंने 100 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। 105 वर्षीय रामबाई। तो रामबाई जी, आपने 105 साल की उम्र में मेडल जीता, कैसा लगता है? अच्छा लगा, खूब लगे भाई। कहाँ पे आपकी ये प्रतियोगिता थी, आपने कैसे ये मेडल जीता? कैसे जीते? दौड़कर तेज दौड़कर। आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, कैसा महसूस करते हो? मेडल भी जीता है। तो क्या खाते हो, किस तरह की आपकी दिनचर्या है? क्या खाते हो? दूध, दही, बाजरो, घी खाता, चूरमा बाजरा की रोटी भी खाते हो आप? और घी। तो खेत में काम करते हो या घर का भी करते हो? देखियो, रामबाई जी अभी बता रही थी वो खेतों में ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं, घर का करती हैं। उनके साथ उनकी धोती शर्मिला, हम उनसे बातचीत करें। शर्मिला जी, सबसे पहले बताओ कि कौन सी प्रतियोगिता में मेडल जीता है, किस तरह की तैयारी की? नानी जी ने अभी फर्स्ट नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जो वडोदरा गुजरात में AFI की इवेंट हुए थे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो 16 जून से 19 जून अभी रिसेंटली इसी मंथ में, तो उसमें नानी जी ने नेशनल के जो गेम हुए थे
उसमें नानी जी ने 100 मीटर 200 मीटर दौड़ दोनों में गोल्ड मेडल और फर्स्ट पोजीशन जीती है। कैसा महसूस किया कि यहाँ पे इस उम्र में आके एक रिकॉर्ड बना? सर ये तो बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कैसे इनकी तैयारी करवाई? कि मुझे परिवार वालों ने ये बताया कि आपने ही तैयारी करवाई, कैसे करवाई? इसके लिए सर मैंने सबसे पहले तो 5 से पहले से ही इधर इवेंट करवाए हुए थे नानी के, वाराणसी, महाराष्ट्र, सब जो नेशनल और इंटरनेशनल हुए थे। उसके बाद में नेपाल इंटरनेशनल में करवाया था और बेंगलोर और केरला, ये सब अभी लास्ट मंथ तक हो चुके थे। और अभी ये AFI के थे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए मैंने फॉर्म वगैरह फिल करके और डिटेल वगैरह सब नानी जी की फिल करके और नानी जी को भी उसके लिए तैयार कर दिया था कि डेली अच्छे से प्रैक्टिस रखे अपनी और डेली अच्छी दौड़ भाग रखे। और नानी जी को बोल रहा था कि बहुत ही जोश के साथ में पहला नंबर आना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना है और जो पहले से रिकॉर्ड बना हुआ उसको तोड़ना भी है। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कैसा महसूस हो रहा है? और आगे भविष्य में नानी जी के लिए आप क्या करें? वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बनाया है उसके लिए तो जो खुशी है खुशी को हम समझ नहीं पा रही है। और इसके अलावा आगे के लिए तो जहाँ तक भी नानी को जितना भी आगे लेकर जाना है बस आगे तक पहुँचना है। और सब जगह नानी को अभी इंटरनेशनल की तैयारी करवाएंगे। इंटरनेशनल के लिए नानी का भी पासपोर्ट मैं बनवाऊँगी और इसके लिए जहाँ भी होगा अपना पूरे इंडिया का नाम आगे से आगे लेकर चलना है, सबसे आगे इंडिया का ही नाम रहना है। अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि नानी जी को कुछ जो हरियाणवी संगीत है या गीत वगैरह आते हैं, तो क्या कि कौन से गीत आते हैं आपको? कुछ बोल के बताओ। नानी गीत गा दो चरखले वाला। अच्छा, हाँ। चरखले वाली तेरा चरखा बोला राम भजिए नदी। देखिए, ये थे हमारे साथ 105 वर्षीय राम भाई, जिनको फिटनेस देखकर युवा भी हैरान होते हैं। देश स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल पर कई स्पर्धाओं में ये कई मेडल जीत चुके हैं। अभी हाल ही में वडोदरा में आयोजित जो नेशनल प्रतियोगिता थी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और इनका ये कहने कि कच्चे रास्तों पर ये इन्होंने प्रैक्टिस की है और भविष्य में ये है कि इस उम्र में भी कई मेडल देश के लिए जीते। 3 कृषि कानूनों को लेकर जैसा कि पहले किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आर्मी के भावी जवान हैं वो खिलाफ हो गए हैं। क्यों खिलाफ हो गए हैं? अग्निपथ जो स्कीम सरकार लेकर आई है कि 4 साल के लिए जो जवान हैं उनको सेना में भर्ती किया जाएगा, उसको लेके पूरे देश में रोष है। कई जगह प्रदर्शन हुए, आगजनी भी हुई, गोलियां भी चली, जिसको लेके जो युवा है वो पूरे रोष में है। तो अब किसान भी उनके समर्थन में उतर गए हैं। पहले हम जवानों से पूछेंगे, जो रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी हैं, आर्मी जवान हैं, उनसे पूछेंगे कि जो सरकार स्कीम लेके आई है क्या वो सही है। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम जगजीत सिंह। जगजीत जी, आप बताइए कि जो सरकार ये स्कीम लेके आई है आर्मी के लिए, ये कितनी कारगर है या फिर इसमें कुछ खामियां हैं? सर, इसमें खामियां नहीं, ये बिल्कुल ही देश के हित में नहीं है। ये एक देश को दूसरी दिशा में ले जाने वाला कदम है। इसको तो हम ये कहेंगे, जो ये अग्निपथ योजना जो योजना है, ये कोई स्कीम नहीं है कि योजना बना के देश को गुलाम करने वाली बातें इसके अंदर पैदा हो रही हैं। हम सैनिक होने के नाते ये शब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी इस योजना को देखते हुए ऐसा लगता है, ऐसी बू आती है कि हमारी सरकार जो कदम उठा रही है ये हमारे सेना, देश, समाज किसी के भी हित में नहीं है, हमारे जन जन के लिए एक शर्म की बात है। बिल्कुल, जैसा कि सरकार का कहना है कि हमें इस स्कीम के बाद जो जवान मिलेंगे वो क्रीम मिलेगी, क्योंकि वो पहले से ट्रेनिंग ले चुके होंगे। तो इस पे क्या कहना है? ऐसा है जी, मैं रिटायर्ड कैप्टन नरसिंह ढोल और मैं पूर्व प्रधान भी हूँ जिला कैथल पूर्व सैनिक का। जो क्रीम लेने जा रहे हैं ना, ये क्रीम नहीं मिलेगा, इनको जहर मिलेगा। 4 साल में ट्रेंड नहीं होता सोल्जर। आर्मी साल में 2 बार अभ्यास करती है लड़ाई का, तब जाकर लड़ाई जीती जाती है। ये क्या सोच रहे हैं कि 4 साल में ट्रेंड हो जाएगा? ये सब इनकी चाल है। और असल में इन्होंने जो नाम दिया ना, बड़ा सोच के दिया है, अग्निपथ। अगर इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, अग्नि प्लस पथ, यानी देश में आग लगाने का रास्ता,
अग्निपथ का असली मतलब आग लगाने का रास्ता है। ये देश में आग लगाने का रास्ता पहले किसानों के साथ, अब जवानों के साथ। जो रीढ़ की हड्डी है, ये लोग कुछ उन लोगों से मिलके मैंजरा एंड मैंजरा, पेंजरा एंड पेंजरा, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं सैनिक को। क्या सैनिक शब्द मारा था? अग्निवीर कौन सा होता है? ये दमकल वाले ने बोलो अग्निवीर, जो आग बुझाते हैं। एक सैनिक का शब्द क्या कम आंकते हैं ये लोग। लेकिन ये सारी चाल है पीछे कॉर्पोरेट। 5% लोग हमारे 90%, 95% लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। पहले किसानों के साथ अन्याय, अब जवानों के साथ अन्याय। आज चाहता है ये लोग नहीं समझ रहे, दूसरे बरादरी भी नहीं समझ रही, तो इनके समझ में आ जाएगा कि हमने समय रहते कदम नहीं उठाया। इसलिए जय जवान किसान का नारा है, तो जय जवान जय किसान रहेगा। ये हमारे साथ आज जवान भी थे, हमारे साथ आज किसान भी थे, और जो भावी जवान सेना में भर्ती होने वाले उनके लिए ये लड़ाई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज सरकार के खिलाफ जवान भी सड़कों पे हैं और किसान भी सड़कों पे है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, खबरें अभी तक। करनाल में चोरी और लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस चोरी और लूट की वारदातों से करनाल के लोग खासे परेशान हैं। अब मामला आया है करनाल के फूसगढ़ की नरेंद्र कॉलोनी का, जहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। करनाल इन दिनों क्राइम सिटी बनता नजर आ रहा है, जहां चोर और बदमाश दिन दहाड़े बिना किसी डर के लूट, स्नेचिंग, मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। सबसे बड़ी बात यह कि आरोपियों को पुलिस का जरा खौफ नहीं, जिसके चलते करनाल में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा। ताजा मामला करनाल के फूसगढ़ की नरेंद्र कॉलोनी से सामने आया। चोरों ने 1 महीने में 5 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब जिस घर में चोरी हुई, उनके कुछ परिवार के सदस्य शादी में बिहार गए थे। मुखिया घर की रखवाली के लिए घर में ही थे। पिछले 1 महीने से नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन वो कुछ ही घंटों के लिए घर से बाहर निकले तो चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जी, आज मैं ऑटो का काम कराने के लिए गया हुआ था। दोपहर में सुनसान जगह खाली देखा। मेरा मोंटी ऊपर का आज मेरे से मिस हो गया, खुला रह गया, जिसकी वजह से आज चोरी हो गई। नहीं तो चोरी की वजह से 1 महीने तक मैं घर ही बैठा हूँ। मेरा फैमिली 4 तारीख को घर गया हुआ है और मैं घर ही बैठा हूँ, ड्यूटी कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक पुरानी ऑटो खरीदा हूँ, जिसका काम कराने के लिए आज मैं गया हुआ था। क्या क्या चोरी करके ले गए? चोरी में सर 40,000 कैश है, 1 तोले सोने हैं और 20 के भर के करीब चांदी है। यही सब सामान है सर। चोरी हो चुके हैं। हम लोग झाड़ी मजदूर करने वाले, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं तो घर मेन गेट में ताला लगा होता है, अंदर का ताला टूटा होता है। आज क्या क्या चोरी हुआ है? आज किसके घर में चोरी हुई है? आज हमारे पड़ोसी के घर में चोरी हुआ। हम तो 8:30 बजे आए हैं, हमें तो पता भी नहीं ना, हमें उसके घर के अंदर गए हैं ना देखे। परिवार हम बाहर ही खड़े हैं, आपके सामने ही खड़ा है। पिछले महीने ही 2 घर छोड़कर चोरी हुई थी, जिनमें चोर उनके घर को भी खाली कर गए थे। ऐसे में लोगों का कहना है कि वो मेहनत करते और चोर उनके पीछे से उनके घर पर हाथ साफ करके फरार हो जाते हैं। घर चोरी हुई है, फिर उसके बाद 3-4 घर और है, सबके घर चोरी हुई है। उसके बाद हमारे घर चोरी हुई है। हम शाम को आए 6 बजे, सवेरे हम 10 बजे गए। 10 बजे जाने के बाद हम शाम को 6:30 बजे आते हैं। मैं पापा के साथ आती हूँ काम करके। आके देखा तो मेन गेट में ताला लगा हुआ था। हम अंदर गए तो हमारे घर का दोनों का ताला टूटा हुआ, लॉकर टूटा हुआ। उसमें हमारे 5 तोले सोने थे और बाकी जेवर थे, और हमने 50,000 रुपए कैश रखा था। भाई ऊपर मोंटी बना देंगे, यहाँ चोरी होने लग गई है और दरवाजा लगा देंगे। ये सोच के हमने ना ब्याज पे पैसे लेके आए थे, किसी से 3% पे लेकर आए थे। उससे पहले ही हमारे घर में चोरी हो जाती। लगातार बढ़ रही इन चोरी की वारदातों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि पुलिस इन चोरी की वारदातों पर कब तक लगाम लगा पाती है और पुलिस इन चोरों को कब तक गिरफ्तार करती है। यमुनानगर के रहने वाले सुखराम किसी मसीहा से कम नहीं है। वो नदी में डूबने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। ऐसे में सुखराम के पास एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। गोताखोर का ऐतिहासिक धरोहर से क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। यमुना नदी में डूबते लोगों की जान बचाने वाला और नदी से हजारों शव निकाल चुका सुखराम यमुनानगर में किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
क्योंकि सुखराम अब तक करीब 6000 लोगों को यमुना नदी से बाहर निकाल चुका है। सुखराम जब 17 साल का था तब से इस काम में जुटा हुआ है। सुखराम की पहचान इसलिए भी है क्योंकि आज तक उसने कभी किसी शव या किसी शख्स की जान बचाने के लिए पैसे नहीं लिए। वो ये सब सेवा भाव से करता आ रहा है। सुखराम को उनके बड़े भाई ने जबरन तैरना सिखाया था। आज उनका इतना स्टेमिना है कि दादूपुर से यमुना में छलांग लगाकर यमुना नगर निकलते हैं, यानी 16 किलोमीटर बिना रुके और थके लंबी तैराकी कर लेते हैं। से पता चलेगा हमारा मच्छी मल्ला था, विश्वकर्म मल्ला जो भी था, जो भी आता वहाँ पर कोई डूब गया मच्छी मल्ले में आया करता था, तलाक वहीं रहा करते थे। जाता तो कोई था नहीं, मेरा भाई जाया करता था। उसके बाद बस मेरे को लेके जान लगी। मैं अपने कभी ज़िंदगी में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। करते 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 अब कोई फिर मेरे को ऐसा चस्का लगा कि लवारी जा रही, डेड बॉडी जा रही है, वो भी काट देता था। फिर मेरे को प्रशासन ने दबाव दिया, भाई लवारिस मत काटेगा, क्योंकि वो पर्चे कोई किसी ने मार के गिरा है तो उसकी तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। मैं को वहीं पर जाता नहीं था, तो फिर मेरे को मजबूरी में लवारिस डेड बॉडी निकालना बंद करनी पड़ी लगभग 2000 से पहले। जब अब तक तो मैं 35 साल में लगभग 5683 डेड बॉडी मैं काट चुका हूँ 35 साल के अंदर। सुखराम के पास ऐतिहासिक सिक्के यानी मुगल काल अंग्रेजी शासन से लेकर चाइनीज सिक्कों की भरमार है। यहाँ तक कि हाथ से बने हुए सिक्के भी सुखराम के पास हैं। सुखराम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वे ये भी नहीं जानते कि इन सिक्कों की आज के दौर में क्या कीमत है और कीमत है भी या नहीं, लेकिन उनका जज्बा आज भी वही है। मैं तो लगभग अगर मैं शुरू से जोड़ रहा होता तो लगभग 10 किलो तो मेरे पे चांदी के सिक्के होने चाहिए, 10 से 12 किलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चांदी के सिक्के बेच के खा चुका हूँ। चांदी का तांबे के मैं कभी 10 किलो बेच दिए, कभी 5 किलो बेच दिया, ऐसे करके अपने ज़रूरतें पूरी करी। मतलब रोटी के लाले पड़ रहे थे तो कमा के खाने वाला देने वाला कोई था नहीं। तो मैं तो शुरू से जोड़ रहा हूँ, मैं तो इसी आस में जोड़ रहा हूँ। देखो अपने पास कभी कुछ नहीं है, इस उम्मीद में रखे हैं ज़्यादा जोड़ों से जोड़ रहे हैं, शायद इसी से कुछ भला हो जाए। सरकार से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन हमें अपने जो सिक्के हम काट रहे हैं जमुना से, इनसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इस करके आज तक ये घर में रखे हुए हैं। सुखराम को प्रशासन की तरफ से कई बार सम्मानित किया जा चुका है और चौटाला सरकार के समय में नौकरी का भी ऑफर मिला, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन उन्होंने इसे पेशा और शौक बना लिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और प्रेरणादायक भी। सुखराम को प्रशासन की ओर से कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं चौटाला सरकार में उन्हें नौकरी का ऑफर भी मिला, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने इसे पेशा और शौक बना लिया।